बात करेंगे भूकंप को लेकर, किस तरीके से भूकंप से पाकिस्तान दहल उठा है। ग्राफिक्स के माध्यम से अब तक हम ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये भूकंप आया, कब ये भूकंप आया। और आपको बता दें कि 21 दिसंबर की सुबह पाकिस्तान में भूकंप का झटका महसूस किया गया और लगातार जो भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं उससे लोगों में डर है। बलूचिस्तान के खूजदार में 3.3 तीव्रता का भूकंप जो है वो महसूस किया गया था और ये भूकंप आया था। भूकंप का केंद्र खूजदार से लगभग 70 किलोमीटर पश्चिम में था। पाकिस्तान में आए भूकंप की गहराई 8 किलोमीटर दर्ज की गई है और भूकंप के डर से लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। लोग डर के साए में हैं। भूकंप के लिहाज से बलूचिस्तान काफी संवेदनशील इलाका माना जाता है। तो पाकिस्तान एक बार फिर से भूकंप से हिला है और पाकिस्तान में लगातार जो है भूकंप की श्रृंखला देखने को मिली। दूसरी ओर अगर बात भूकंप के मामलों को लेकर करें तो पूरे एशिया पैसिफिक में भूकंप के मामले बढ़ गए हैं। अब दूसरी ओर यहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स को लेकर बात करें, इंडियन कम गहराई वाले झटके जो है ज्यादा विनाशकारी माने जाते हैं। दूसरी ओर कई शहर भूकंप रोधी नहीं है, ना वहां के शहर ना वहां की बिल्डिंगें। बड़े शहर फॉल्ट लाइनों से बहुत करीब हैं। फॉल्ट लाइनें लगातार बढ़ती भी चली जा रही हैं। जापान, इंडोनेशिया दुनिया के सबसे सक्रिय जोन में से एक है जहां पर फॉल्ट लाइन सबसे ज्यादा है और फॉल्ट लाइन सबसे ज्यादा एक्टिव है और लगातार जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उन पर टकराव की स्थिति जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार दबाव जो है उनके ऊपर बना हुआ नजर आ रहा है। कई शहर भूकंप रोधी नहीं है। घनी आबादी को लेकर बात करें, बड़े शहर फॉल्ट लाइनों के बहुत ज्यादा करीब है। अगर बड़ा भूकंप आया यहां पर तो नुकसान भी बड़ा देखने को मिलेगा। जापान, इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा सक्रिय टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। अब यहां पर बात करें लगातार सतही भूकंप को लेकर तो कम गहराई वाले झटके जो होते हैं ज्यादा विनाशकारी माने जाते हैं। और अगर भूकंप के मामलों को लेकर जिस तरीके से लगातार हम बात कर रहे हैं तो यहां पर अगर भारत को लेकर बात करें, भारत के कई शहरों को लेकर बात करें, राज्यों को लेकर बात करें, कई ऐसे राज्य, कई ऐसे शहर हैं जो फॉल्टी लाइन के ऊपर बने हुए हैं, जो फॉल्ट लाइन के ऊपर हैं। और फॉल्ट लाइन के ऊपर शहर का होना कि अपने आप में खतरा। अगर देश की राजधानी दिल्ली को लेकर बात करें तो दिल्ली का भी अधिकतर हिस्सा जो है वो फॉल्ट लाइन के ऊपर ही है और फॉल्ट लाइन के ऊपर होने की वजह से जो खतरे की स्थिति है वो ज्यादा बनती है। और ऐसे में अगर हम हिमालयी क्षेत्र को लेकर बात करें तो हिमालयी क्षेत्र को लेकर भी पहले अलर्ट जो है वो जारी किया गया है जानकारों के द्वारा कि वहां पर भूकंप के चांसेस ज्यादा हैं और भूकंप से होने वाली जो तबाही है उसके चांसेस भी ज्यादा हैं। और ऐसे में लगातार एशिया में जिस तरीके से भूकंप के झटके बढ़े हैं, लगातार भूकंप की घटनाओं में वृद्धि देखने को मिली है, वो साफ तौर पर दर्शाती है, बताती है कि हमें अब अलर्ट होने की आवश्यकता है, हमें अब सावधान होने की आवश्यकता है। और इसी के साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ कृष्णा मित्रो जी जुड़े हैं। कृष्णा जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और सर, मैं आपसे यहाँ पर यही समझना चाहूंगा कि जो हाल फिलहाल के दिनों में हमने देखा कि भूकंप की घटनाओं में काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है, इसके पीछे क्या आप कारण मानते हैं? क्या आपको लगता है कि ये नेचुरल है या इसके पीछे आप मानते हैं कि जिस तरीके से संसाधनों का दोहन हो रहा है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो भी एक बड़ा कारण? को इनवाइट करने के लिए प्लीज, मेरा नाम कृष्ण मित्रू है, कृष्णा मित्रू नहीं जी। ओके। ऐसा है कि जो आपने कहा भूकंप के बारे में और इसकी एक्सपेक्टेशंस के बारे में, बिल्कुल ठीक कहा। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, उसकी वजह से जो धरती हिलती है, जैसे अंडरग्राउंड टनल्स खुदती हैं, बिल्डिंग्स 2-2, 3-3 मंजिला अंडरग्राउंड बनती हैं, उसमें हम काफ़ी धरती को हिलाते हैं। एक तो वो वजह है। दूसरे फॉल्ट लाइन और धरती में जो गर्मी पैदा होती है, जो लावा जो जमा होता रहता है, उसको भी एस्केप चाहिए होता है, उसकी गर्माइश को भी एस्केप चाहिए होता है। ये सब कारण मिला के भूकंप आते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि शायद आज से जी 100 साल जी 200 साल पहले भी भूचाल काफी आते जी होंगे, जी लेकिन बिल्कुल।
उस वक्त बिल्कुल आबादी सर सर मैं नहीं आपका थी। रुख करूंगा। जिस तरीके से आप लगातार जानकारियां दे रहे हैं, एक मैप भी जो है हमारी टीम ने तैयार किया है, वो मैप अपने दर्शकों को एक बार हम दिखा देते हैं किस तरीके से कौन कौन से ऐसे देश हैं जो इस वक्त खतरे पे बने हुए हैं, जिनके ऊपर खतरे की घंटी इस वक्त लटकती हुई नजर आ रही है। तो ये मैप जो है स्क्रीन पर इस वक्त चल रहा है, हमारे दर्शक इस वक्त इसको देख सकते हैं किस तरीके से अब एशिया के वो देश जहां पर लगातार खतरे की घंटी बजती नजर आ रही है। चीन, भारत को लेकर बात करें और इसके बाद पाकिस्तान को लेकर बात करें, म्यांमार को लेकर बात करें, तो लगातार इनके ऊपर खतरा जो है बना हुआ है। नेपाल को लेकर बात करें, पाकिस्तान को लेकर बात करें, तो यहां पर लगातार जो है खतरे की आशंका बनी हुई है। और इंडोनेशिया, बांग्लादेश भी जो है वो लगातार भूकंप के खतरे के साए में है। लगातार यहाँ के लोग जो हैं वो भी डर के साए में है। जापान को लेकर बात करें तो जापान भी लगातार वो भी डर के साए में है, उसके ऊपर भी लगातार खतरे की घंटी जो है वो बनी हुई है। तो लगातार भूकंप जो है उसका खतरा इन एशियाई देशों पर बना हुआ है और इनसे बड़ा खतरा भी पैदा हो सकता है। और किशन मित्रों जी लगातार जिस तरीके से हमारे साथ अब जुड़े हुए हैं, किशन जी के हम रुख करेंगे, बातचीत करेंगे जिस तरीके से लगातार हम कर भी रहे हैं। किशन, जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे थे यहाँ पर तमाम चीज़ों का और जो खतरा है उसका, ऐसे में जो ये देश निकल कर सामने आए हैं, किस तरीके से टेक्टोनिक प्लेट्स इतनी दूर तक ये फैली हुई हैं, या ये फॉल्टी लाइन इतनी दूर तक फैली हुई है, या इन देशों की अपनी अपनी जो फॉल्टी लाइन्स है उसका असर, उसका खतरा इन देशों पर बना हुआ है? रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो आप स्लाइड दिखा रहे हैं जी इसको स्टेबल करिए जरा, जी स्टेबल करिए और फुल स्क्रीन भी दिखा सकते हैं। जी देखिए, टेक्टोनिक प्लेट्स जो है ना, वो जी एशिया टेक्टोनिक प्लेट है, यूरेशिया टेक्टोनिक प्लेट है, जी काफ़ी सारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जी जो कि मेरा ख्याल है टोटल मिला के कोई मेरे को याद नहीं आ रहा अभी नंबर, कोई 12-13 टेक्टोनिक प्लेट्स है। इसमें जो यूरेशिया की जो टेक्टोनिक प्लेट है वो एशियन टेक्टोनिक प्लेट से टकराती है, और उसमें ये सारे जो रीजन्स हम बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान, चीन, जापान, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह, जी बांग्लादेश वगैरह, ये जी सब आते हैं। जी और हम सब जो है इस एरिया में भूकंप के क्या कहते हैं कि वल्नरेबल है। जी इसमें हमें सिर्फ ये चाहिए कि अपने आप की नॉलेज बढ़ाएं कि भूकंप होता क्या है, क्या करना, क्या कैसे आते हैं, और हमें भूकंप की स्थिति में क्या करना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि हम कहाँ पे हैं और क्या करें। एक तो भूकंप कभी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि कल भूकंप आएगा, या एक हफ्ते बाद आएगा, या एक महीने बाद आएगा। हाँ, एस्ट्रोलॉजर्स हैं। अभी हाल फिलहाल में बात चली थी कि जापान में 5 जुलाई को भूकंप आएगा, लेकिन वो नहीं आया। वो 21 जुलाई को भूकंप आया, और वो इतना ज़्यादा शायद ख़तरनाक भी नहीं था। उस तरह से प्रेडिक्शंस करते हैं, कुछ लोगों की प्रिमोनिशंस होती हैं, वो अपना प्रेडिक्शंस देते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि साइंटिफिकली कोई आधार नहीं है कि आप किसी भी भूकंप को प्रिडिक्ट कर सकें, उसका अंदाज़ा लगा सकें कि पहले कब आएगा। हम जी सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जैसे कि हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कहते हैं, 3 P's, 3 P's होते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए। प्लान, पहला पी प्लान, आपको प्लान करना है कि अगर डिजास्टर आता है तो फर्स्टली मुझे अपनी जान कैसे बचानी है, दूसरों की जान कैसे बचानी है, मवेशियों की जान कैसे बचानी है, और फिर आती है अपनी प्रॉपर्टीज वगैरह, जो माल है, घर है, सबको कैसे बचाना है। उसमें प्लानिंग में सबसे बड़ी बात आती है कि जो हमारा आवास है, जो हमारा घर है, जहाँ पे हम रहते हैं। अब देखिए, जापान ने सीखा, और उन्होंने ये सीखा कि बहुत भूचाल आते हैं वहाँ पे, उन्होंने लकड़ के मकान बनाने शुरू कर दिए। जैसे हिंदुस्तान है, यहाँ पे हमारे पक्के मकान हैं। अब जब पक्के मकान बनाते हैं, हमें लोड बेयरिंग वॉल्स बनानी है, इस तरह से बनानी है कि वो भूचाल के झटके या भूचाल की जो स्वेइंग है, जो लंबी लंबी जो बहुत टॉल बिल्डिंग्स हैं, वो झूलती है, उस झूल को कैसे रोकना है, या कैसे उससे डैमेजेस को बचाना है।
सबसे बड़ी बात आ जाती है कि अगर हमें भूचाल ये ज़्यादा तीव्र हो जाता है, या यहाँ घर से या बिल्डिंग से निकलना है या ऑफिस से निकलना है, तो पहले तो हम क्या लेके निकलें। वो क्या लेके निकले कि मेरे जो घर में अगर मैं हूं, तो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास जहां तक होने चाहिए, मेरे घर के डॉक्यूमेंट्स, मेरे कोई बीमारी है तो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, और अपना कोई आइडेंटिटी प्रूफ, ये हमारे पास जरूर होना चाहिए हर वक्त। और जहां तक हो सके इसकी कॉपी अपने दरवाजे के पास रखें। ओरिजिनल तो नहीं रख सकते, लेकिन इनकी कॉपी जो है जी। वो आप दरवाजे के पास रखें, ताकि अगर आपको इमरजेंसी में घर घर से निकलना है या ऑफिस से निकलना है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसके साथ आपकी कुछ दवाइयाँ, और मेरा ख्याल है हफ्ते में एक बार अगर एक पानी की बोतल उसमें रखें अपने किट में, दरवाजे के पास, और वो हफ्ते हफ्ते में बदलते रहे या 3-4 दिन में बदलते रहे, वो ठीक रहेगा। ये कुछ एक चीज़ें हैं अपनी दरवाजे के पास होनी चाहिए एज इमरजेंसी किट। मौसम पे डिपेंड करते हुए, अगर बहुत सर्दी है तो मे भी कोई एक आधा हल्का कंबल, एक आधा कोई स्वेटर वगैरह ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद ये प्रिपरेशन में आ जाता है, प्लान, प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम प्रैक्टिस करें। देखिए, कोई गाड़ी सीखता है ना, तो गाड़ी चलाना सीखता है, तो एक दिन में तो गाड़ी चलानी आ नहीं जाती। वो 3, 4, 5, 10 बार गाड़ी को जाता है, किसी ट्रेनर के साथ जाके गाड़ी चलाना सीखता है, या साइकिल भी को चलाना सीखता है, तो शायद 1-2 बार में, 3 बार में जी। सीखता है। जी। कुछ भी तैयार करने के लिए, कुछ पक्का करने के लिए, हम जैसे बचपन में कायदा याद करते थे या पहाड़े याद करते थे, बार 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 हमें दोहराया जाता था। वो क्यों? ताकि पक्का हो जाए। उसी तरह से जो आपका एस्केप प्लान है, वो आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। जी। सरकार इस तरफ बहुत सारे कदम उठा रही है। लाइव प्रैक्टिसेस भी करती है, जिसको हम लाइव डेमो बोलते हैं, वो भी होता है। लेकिन मैं उसमें सिर्फ एक संशोधन रिक्वेस्ट करूंगा अथॉरिटीज को, कि आप तो दिखा दें एक बार, लेकिन यही ड्रिल आप जनता से भी कराएं। जी। जब तक आप मेरे हाथों से नहीं कराएंगे कोई काम, मुझे फायर एक्सटिंग्विशर चलाना नहीं आएगा, या मुझे कोई मेन स्विच ऑफ करना या ऑन करना नहीं आएगा, या कोई किसी को दूसरे को स्ट्रेचर पे बिठा के बिल्डिंग से बाहर निकालना है, किसी अपाहिज को या किसी वृद्ध इंसान को बाहर निकालना है, या किसी बच्चे को मेरे को अगर स्लिंग से उतारना है बिल्डिंग से, तो कैसे करूं, वो मेरे को सीखना पड़ेगा। सिखाने वाले को चाहिए, जो हमारी जो संस्थाएं हैं, एनडीएमए, फायर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, एनडीआरएफ वगैरह, ये सब आम जनता को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कराए, स्पेशली उन जोन्स में जो कि जोन 3 से ऊपर है, जोन 4 एंड जोन 5, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, सबसे ज़्यादा खतरे के भागी हो सकते हैं। इसके ऊपर सरकार बहुत प्रिपरेशन कर चुकी है। देखिए, 1990 के आसपास भारत सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी बिठाई थी, जो कि उस वक्त ये तत्व निकला था जी। कि हम अ, सिर्फ दो आपदाएं जानते थे, भूचाल या बाढ़। अब ये दोनों, बाढ़ से क्या होता था, हमारी खेती खराब होती थी। भूचाल से क्या होता था, फिर वही खेती वगैरह पे रूरल एरियाज ज़्यादा थे। तो ये काम एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री करती थी। 1990 के दशक में भारत सरकार ने ये सोचा कि इस पे स्टडी करी जाए और प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एक बनाई जाए। उसके चलते जब निकल के आया कि हम पहले रिएक्टिव थे, 90 के दशक तक हम रिएक्टिव थे, मतलब जब भूचाल आ जाएगा तब हम क्या करेंगे, जब बाढ़ आ जाएगी फिर हम क्या करेंगे, जब आग लग जाएगी फिर हम क्या करेंगे। लेकिन अब जमाना आ गया था जब हमें प्रोएक्टिव होना था।
मतलब हम सीखें कि भूचाल में क्या करेंगे, बाढ़ में क्या करेंगे, आग लगने पे क्या करेंगे, जी किसी का दम घुटने से क्या करेंगे। जी वी हैड टू बी प्रोएक्टिव। जो आज सरकार कर रही है वो प्रोएक्टिव एटीट्यूड बनाने की सिखा रही है हमें, आम जनता को। सो आम जनता को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं तो कहूँगा जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है उनको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, जो सबसे बड़ी बात हमको सीखनी है वो सिविक सेंस सीखनी है। आज के दौर में क्या है कि सब कहते हैं मैं आगे निकल जाऊं, मैं आगे निकल, एल्बो एल्बो पुशिंग, उसकी वजह से स्टैम्पीड होते हैं, भगदड़ मचती है। यही भगदड़ भूचाल में भी होती है। सब जी कहते हैं कि मैं बिल्डिंग से पहले निकल जाऊं, बिल्कुल है ना जी। तो हमें सिविक सेंस अवेयरनेस बिल्कुल। लानी मतलब चाहिए। सर ये समझा जाए कि जो अवेयरनेस है वो लोगों के बीच लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बस जिस तरीके से आपने जिक्र किया और तमाम जानकारों का भी यही कहना है कि भूकंप को लेकर कभी भी ना तो कभी पहले से चेतावनी जारी की जा सकती है, ना तो पहले बताया जा सकता है कि कब या किस समय भूकंप आएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज के साथ साझा करने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।